गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग का थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग का उसके बाद न्यू चैप्टर न्यू पेज में आप लिखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री एक बार जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग हमें बताएं कि जो लिख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है या फिर इससे बड़ा लिखने की जरूरत है। थोड़ा बड़ा लिखने की जरूरत है। चलो ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री हम लिखे हैं मेरे भाई थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री। क्वालिटी खराब नहीं हुआ है, ठीक है। अभी डार्क लिखा है क्या? थर्मोकेमिस्ट्री में देखो इसमें एक लाइन, this chapter mainly deals with calculation of delta H for a chemical reaction with the help of delta H of other reactions. मेरे भाई इस चैप्टर के अंदर पे सिंस आपको नाम भी लिखा हुआ है थर्मोकेमिस्ट्री, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बातें होंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा ना मेरे भाई, किसी रिएक्शन का हमको डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज निकालना होगा। कैसे निकालना होगा? तो कुछ और भी सारे रिएक्शंस गिवन होंगे, वो सारे का डेल्टा एच गिवन होगा। वो सारे रिएक्शंस का जो डेल्टा एच गिवन होगा उससे रिलेट करके जिस रिएक्शन का हमें निकालना है उसका निकालना। बातें समझ में आई? क्या ये है हमारा करना क्या है? तो किसी एक पार्टिकुलर रिएक्शन का निकालना होगा और बहुत सारे रिएक्शंस का या बहुत सारा उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, ये डेल्टा एच कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? ये स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एच कैसा फंक्शन है? ये स्टेट फंक्शन है, इसको पाथ से कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब आपको केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, बीच का पाथ से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मेरे भाई किसी रिएक्शन का हमको निकालना था, कोई भी रिएक्शन से हम लोग उसकी मदद से निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हमें बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बस बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। ये लाइन तुमको समझ में आ रही होगी मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो हेस लॉ देखो मेरे भाई, डेल्टा एच फॉर ए रिएक्शन remains same. Delta H for a reaction remains same if product is formed from a single step or multiple step if reactant is same। तो लाइन क्या लिखा है मेरे पास? कोई रिएक्शन है और उसपे आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसा एक ही स्टेप में वो प्रोडक्ट को बना दिए, या आप
10 स्टेप में प्रोडक्ट को बनाए, आपका डेल्टा एच रिमेन्स सेम। तो क्या प्रोडक्ट बनाने से अभी तो आप बोले थे डेल्टा एच स्टेट फंक्शन, वैसे भी पता चल रहा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेरा सेम है, तो आना ही था डेल्टा एच से। तो यही बात को समझाए थे एस। चैप्टर का यही एम था मेरे। आया बात समझ में? क्या बोलना चाहते हैं? अब देखो, जैसे कोई रिएक्शन है मेरे में ए से बी, मान लो ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर निकालना। डेल्टा एच आर मतलब इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना। तो एक तो बात है मेरे भाई, ए से सीधा बी में जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है वही आंसर हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई, ए से बी बनाने के लिए कोई एक बात और हो, तुम अक्सर ऐसा भी इससे हो सकता है। मेरे एग्जांपल देते हैं, जैसे मेरे भाई अगर तुमको CO2 बनाना है तो तुम ऐसा कर सकते हो, C प्लस O2 से डायरेक्टली CO2 बना लें। ये एक पार्ट है कि नहीं? या फिर एक और पार्ट हम चूज कर सकते हैं मेरे भाई, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एक पार्ट ये है मेरे भाई CO2 बनाने, दूसरा पार्ट मेरे पास सेकंड पार्ट जो है मेरे पास में बनाने के लिए CO2। ऐसा करते कि C प्लस हाफ O2 लेकर के पहले CO बनाते, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 लेकर के CO2 बना लेते। ये भी तो हो सकता है मेथड। यानी कि हमको अगर CO2 बनाना था कार्बन और ऑक्सीजन की मदद से, तो मेरे पास ये पाथ भी था। आई बात समझ में? यानी कि अगर हमको B बनाना है तो कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्टली A से B बना दे, डायरेक्टली A से B बना दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले A से C बनाए और फिर C से B बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि A से B में जो डेल्टा एच आर लगा था, यहाँ पे तो सेम नहीं होगा मेरे, यहाँ पे कोई डेल्टा H1 लगेगा, यहाँ पे डेल्टा H2 लगेगा, अलग-अलग होगा मेरे। और हेस लॉ क्या कहता है मेरे भाई, A से B डायरेक्टली बनाओ, जितना एनर्जी होगा, जितना एंथैल्पी चेंज होगा मेरे भाई, उतना ही दूसरे पास से भी होगा, उतना ही दूसरे पास से भी होगा। तो कहोगे हम ऐसा कैसे मान ले, आपकी बातों को हम कैसे मान ले कि दूसरा पास से सेम ही आएगा? तो हम कहते हैं मत मानो, चलो मनवाएंगे तुम्हें हम। ऐसे मेरे भाई, तो सोचो ऐसे, अगर ऐसा होता मेरे भाई कि हम चल क्या रहे, ए ये वाला लेट्स किसको ज्यादा मानना चाहोगे? HR को ज्यादा मानना चाहोगे, ये दोनों को जोड़ के ज्यादा मानना? किसी को भी बोल रहे, चलो HR को ज्यादा मान लेते हैं। लेट्स से HR जो है मेरा ज्यादा वैल्यू वाला, ठीक है? तो मेरे भाई A से जैसे B बना, तो हमको क्या हुआ, डेल्टा HR लेट्स से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है, यानी हमको ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुई और उसका वैल्यू लेट्स से 100 मिलियन है, क्या मिल गया 100। और इन दोनों का जोड़ करके हम क्या कहना चाहते हैं, 100 से कम होना चाहिए। तो सिंस अगर A से B एक्सोथर्मिक है तो B से A क्या होगा मेरे पास, एंडो होगा, फिक्स है ना? यानी ऐसा समझो मेरे में जेट पंप है, तो जेट पंप से पानी ऊपर से नीचे आता है तो अपने आप आ जाता है, फिर उसका रिवर्स करने के लिए कोई एनर्जी देना पड़ता है, यानी जितना एनर्जी मिला उतना ही वापस एनर्जी कंजर्व रहता है ना मेरे को, ऐसा ही होगा। तो सिंस हम क्या बोल रहे हैं कि यहां से 100 जूल्स मिला एनर्जी A से B जाने के दौरान, तो मेरे भाई इधर से जब 130 तक इधर से भी 130 ही होगा। तो अब उल्टा चलेंगे, B से C बना और हो सकता है उसमें 40 लग गया हो मेरे, 40। C से B बनना 100 था, लेकिन B से C बनाना क्या मान रहे हैं, लो, अब 40 जूल्स लग गया मेरे में, 100 रिलीज हुआ इधर और 40 लगा दिए, 40 लगा दिए और मेरे में इधर कुछ 50 लग गया। C से A जाने, C से A जाने में कितना लग गया 50, तो 40 इधर कंज्यूम हो गया, 50 इधर कंज्यूम हुआ, बचा कितना मेरे पास 10। 10 का तो ओवरऑल फायदा हो गया मेरे को। क्या किया मेरे पास, A से B बनाए, B से फिर A बना दिए किसी तरीके से ला करके, और हमको 10 जूल का फायदा हो गया होगा। तो था स्टार्टिंग में मटेरियल को फिर आ गया मेरे पास, A था स्टार्टिंग में और फिर घूम करके फिर A आ गया, यानी मेरा कोई चीज खत्म भी नहीं हुआ और एनर्जी भी मिल गया। क्या लगता है ऐसा होता तो कितना मस्त चीज था मेरे भाई, हर बार ये प्रोसेस कराते जाते और 10-10 जूल निकालते चले जाते, निकालते चले जाते, और इस यूनिवर्स में कितना एनर्जी हो जाता मेरे लिए, कितना फायदा था। क्या ये पॉसिबल है मेरे भाई?
इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा मेरे भाई जब डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू होगा। आई बात समझ में? किसी भी पाथ में कम या ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो हम रिवर्स चलेंगे तो उधर से एनर्जी मिल जाता। बात एनर्जी कंजर्व है और मेरे भाई क्या होगा, इधर से भी प्रोडक्ट को बनाओ, रिएक्टेंट अगर सेम है तो एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा, सेम होगा। यही बात है लॉ हम लोगों को। आई होप ये लाइन तुमको अच्छे तरीके से समझ आ गया। आया मेरे भाई? बिल्कुल क्लियर है? छप गया सर? अब मेरे भाई इसको लिखने का तरीका हम बताइए, लिखने का तरीका बताइए। कौन सा लाइन अनुष्का? अब उसको लिखने का तरीका बताइए। एस लो तो लिखो डेल्टा एच फॉर ए रिएक्शन रिमेन्स सेम, डेल्टा एच फॉर ए रिएक्शन रिमेन्स सेम, delta H for a reaction remains same if product is formed from single step। लिखवा चुके हो तुम लोग, दोबारा लिख रहे हैं क्या? पता चल रहा है कंसंट्रेशन तुम्हारा कहाँ है। ये वाला टॉपिक सर, ये वाला चीज आपको कोई पिछला क्लास पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसको पहले ही पढ़ा है। डाउटफुल हो पूछा था उसको बताएं, ठीक है? तो हंस रहा है आयुष, मजा ले रहा है। मेरे भाई क्या लिखा है? डेल्टा एच फॉर रिएक्शन रिमेन्स सेम इफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप। If product is formed from a single step or multiple step, if reactants is same, if reactants is same, ठीक है? हाँ मेरे को इसको लिखने का तरीका भी बताने वाले था। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं देखना अच्छे तरीके से। मेरे भाई ए से सी, मेरे भाई ए से सी जो चल रहा है, ए से सी, ये कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। प्रोडक्ट की तरफ जिसका भी डायरेक्शन होगा मेरे में, रिएक्टेंस का डायरेक्शन किधर होगा? प्रोडक्ट के साइड, इधर है ना प्रोडक्ट। एक किधर है मेरे में, ये भी डायरेक्शन किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और इससे इधर ये कौन सा डायरेक्शन होगा मेरे में? क्लॉकवाइज। तो मेरे में लिखने का तरीका ये है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को इक्वल कर देना, यानी डेल्टा एच आर क्लॉकवाइज था और डेल्टा H1 और डेल्टा H2 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बस मेरे में कहीं भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया मैंने, ये सब जिंदगी है। क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कर देना है, बस समझ में आया? ये भी छोटा सा बात आपको हो सकता लग रहा होगा मेरे में, ये चैप्टर का एकदम इंपॉर्टेंट लाइन हम आपको सिखाएंगे। इससे ज्यादा हमको नहीं लगता इस चैप्टर के अंदर में कोई सवाल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी। बस आपको क्लॉकवाइज, और ध्यान रखना रिएक्टेंट हमेशा किधर मूव कराना है? प्रोडक्ट की तरफ। रिएक्टेंट को हमेशा किधर मूव कराना है? प्रोडक्ट के, और डायरेक्शन देंगे। अब तुम सीधा मार देगा तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो गोल करना है, तब तुमको पता चलेगा किस डायरेक्शन। आई होप लाइंस क्लियर हो गए एकदम। क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था हेस लॉ। आई होप ये हेस लॉ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब सिर्फ इसके लिए हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ डेल्टा एच आर, वेरियस टाइप्स ऑफ डेल्टा एच आर। मेरे भाई डेल्टा एच आर जो अभी तो हेस लॉ बताए, अब उसी लॉ को यूज करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के थ्रू, और बहुत सारे रिएक्शंस का हम लोग डेल्टा एच निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है? तो वेरियस टाइप्स ऑफ डेल्टा एच आर, इसमें पहला टाइप का डेल्टा एच आर होता है, ये लिखेंगे आप एंथैल्पी
enthalpy of formation, enthalpy of formation, enthalpy of formation, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एचएफ से, डेल्टा एचएफ से enthalpy of formation इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एचएफ, एफ का मतलब फॉर्मेशन, एफ का मतलब फॉर्मेशन। एक लाइन लिखो पहले, the change in enthalpy, the change in enthalpy when one mole, the change in enthalpy when one mole of a substance, the change in enthalpy when one mole of a substance is formed from its constituent elements. The change in enthalpy when one mole of a substance is formed from its constituent elements. देखिए, comma each substance या each element लिखो, each element must be present, each element must be present in its reference या स्टैंडर्ड स्टेट, रेफरेंस या फिर स्टैंडर्ड स्टेट, रेफरेंस या फिर स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, जैसे मैंने आपको फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स पढ़ते हो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक रेफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी उसी टाइप से रेफरेंस लेते हैं, जैसे कुछ एलिमेंट्स का, जैसे हम बात करते हैं एलिमेंट बात करते हैं, और उसका रेफरेंस स्टेट या फिर स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है, रेफरेंस या फिर स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है, रेफरेंस स्टेट या फिर स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। तो जैसे एलिमेंट लिए मैंने कार्बन, एलिमेंट लिए कार्बन, नाम तो सुने ही होंगे मेरे भाई। तो कार्बन का जो रेफरेंस स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो होता है ग्रेफाइट। कौन होता है मेरे भाई, ग्रेफाइट। नाम तो सुने होंगे, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरिन्स, है ना, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, टीट, लिग्नाइट, गोल्ड का कैटेगरी, लेकिन वो सब इम्प्योर फॉर्म होते हैं। लेकिन ये जो तीन होते हैं एलोट्रॉप्स कार्बन के, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फुलेरिन्स, ये सारे क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में। तो कार्बन का जो रेफरेंस स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा हम कंसीडर करते हैं, ग्रेफाइट। उसी तरीके से मेरे अगर दूसरा बात करें सल्फर के लिए, तो सल्फर के लिए होता है रोम्बिक सल्फर। सल्फर के लिए कौन सा होता है मेरे, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। रोम्बस का नाम सुने हैं ना, उसी तरीके से शेप होता है सब चीजों का। जैसे आप शुगर मॉलिक्यूल्स को देखते हो तो कुछ क्यूबिकल शेप देखने को मिलता है, उसी तरीके से सल्फर का जो क्रिस्टल्स होता है उसका कैसा शेप होता है मेरे भाई, रोम्बिक सल्फर, रोम्बस शेप का होता है, इसलिए नाम उसका रोम्बिक सल्फर। इसी तरीके से फास्फोरस का कलर के बेसिस पर नाम दिया गया है मेरे भाई, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को हम रेफरेंस स्टेट मान लेते हैं। मेरा ब्रोमीन का नाम सुने हैं क्या, ये ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में होगा, जब Br2 लिक्विड के फॉर्म में आप पढ़ते हो कि ब्रोमीन जो होता है ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेंपरेचर। इसी तरीके से अगर आयोडीन के बारे में बात करें मेरे भाई, तो वो I2 सॉलिड के फॉर्म में होता है, वायलेट कलर का सॉलिड होता है, उसका रेफरेंस स्टेट ये। ऑक्सीजन के बारे में बात करें मेरे भाई, तो उसका रेफरेंस स्टेट O2 गैस, O2 गैस है। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो कौन सा होगा, H2 गैस होगा। हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो कौन होगा, H2 गैस होगा। उसी तरीके से एक दो के बारे में और भी बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है सर। तो I2 का कलर क्या बोले, क्या हुआ सर I2 का कलर, वायलेट कलर का सॉलिड होता है, वायलेट कलर का सॉलिड होता है। मेटल्स जो होंगे उसमें सॉलिड होता है, मैंने सबको देखा है ना। तो मेटल्स का जो होगा, जो भी होगा रेफरेंस स्टेट मेटल्स सॉलिड होगा, मेटल्स का सॉलिड वाला फॉर्म है।
एक्सेप्ट Hg जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो Hg का कौन सा फॉर्म लेंगे मेरे भाई? लिक्विड वाला फॉर्म लेंगे, लिक्विड वाला फॉर्म लेंगे। तो ये रेफरेंस स्टेट आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा और आसान है, ऐसा नहीं कि बड़ा रॉकेट साइंस है मेरे को जो याद नहीं रहता है। कार्बन का ग्रेफाइट, ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2, आयोडीन का I2 सॉलिड, ब्रोमीन का Br2 लिक्विड, Hg का Hg लिक्विड, मेटल का क्या होगा? सॉलिड वाला फॉर्म। इतना आसान है ना? तो अब इसके नीचे लिखो मेरे भाई, इन जनरल, इसके नीचे लिखो इन जनरल। ये फिक्स्ड है, ये रेफरेंस स्टेट फिक्स किया गया है, ठीक है, मतलब एक बार फिक्स कर दिया गया इसी को, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कहां से आया इस पर हम लोग फोकस नहीं करते। इन जनरल जो हम लोग को नेचर में मिलता है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है? O2 के फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, किस फॉर्म में मिलता है? H2 के फॉर्म में। मेटल्स किस फॉर्म में मिलता है मेरे भाई? आयरन सॉलिड मिलता है। आ रही है बात समझ में? इस टाइप से जिस फॉर्म में मिलता है उसी को क्या मान लिया गया? रेफरेंस मान लिया गया। हाँ, तो लिखो इन जनरल क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि कार्बन का जो होता है ना मेरे में मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म होता है वो डायमंड होता है। आप पढ़ते होंगे बचपन में, क्या पढ़ते होंगे कि डायमंड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है। तो इन जनरल जो मोस्ट स्टेबल जो होता है कार्बन ग्रेफाइट से कहीं ज्यादा डायमंड का हो रहा होता है, लेकिन सिर्फ हमने रेफरेंस किसको ले रखा है? ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट को ले रखे हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए इन जनरल वर्ड लिख रहे हैं। कोई बोलेगा कि रेफरेंस से स्टैंडर्ड स्टेट मोस्ट स्टेबल होता है, तो नहीं, इन जनरल मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो लिखो इन जनरल रेफरेंस या स्टैंडर्ड स्टेट, रेफरेंस या फिर स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज मोस्ट स्टेबल state of that element, most stable state of that element, उस एलिमेंट का मेरे भाई मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। उस एलिमेंट का क्या होता है? वो मोस्ट स्टेबल। अच्छा मेरे भाई, इसको तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हो क्या? इन लोग के रेफरेंस माने और इसके बारे में हम लोग को आइडिया नहीं कि नेचर में कैसे बना, कैसे फॉर्म हुआ मेरे भाई, इसके बारे में कोई आइडिया है? कि हम लोग जब भी देखते हैं ऑक्सीजन को किस फॉर्म में देखते हैं? O2। इसी को रेफरेंस मान लिए तो इन लोग का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना बोल देंगे हम लोग? जीरो। रेफरेंस में क्या बोल देंगे? जीरो। तो लिखो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ डेल्टा HF, शॉर्ट में डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर ए सब्सटेंस, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर ए सब्सटेंस present at reference oblique standard state, फिर से बोलेंगे डेल्टा HF of element present at standard या reference state is zero। क्या बोल देते हैं हम लोग? उसी को जीरो एज्यूम कर लेते हैं, वही रेफरेंस है। आई बात समझ में? बिल्कुल लाइन क्लियर है, ठीक है। तो इसका हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहीं पे भी लिखना होगा इन लोग सबका, तो क्या लिख देंगे? जीरो। तो मेरे भाई हमको ये लाइन बताओ तो डेल्टा HF कार्बन ग्रेफाइट का कितना लिखना पड़ेगा? जीरो। यस, इसका कितना लिखेंगे मेरे भाई? जीरो। लेकिन अगर कोई पूछे कि डेल्टा HF कार्बन का डायमंड फॉर्म ले लिए मेरे भाई, तो क्या इसका भी जीरो होगा? नहीं, इसका जीरो नहीं हो सकता है। कोई आकर के पूछा मेरे भाई डेल्टा HF O2 का जीरो होगा क्या? यस, यही रेफरेंस फॉर्म है, जीरो हो जाएगा मेरे भाई। अगर कोई आकर के पूछा डेल्टा HF CO2 का जीरो होगा, CO2 रेफरेंस फॉर्म नहीं, बोले CO2 किसी से बनाएंगे हम। रेफरेंस इसके एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स रेफरेंस नहीं होता है। इसका कार्बन और ऑक्सीजन रेफरेंस हो, इसका जीरो नहीं हो, कुछ वैल्यू होगा, माइनस हो प्लस हो, उससे हमको मतलब नहीं, कुछ वैल्यू होगा। डेल्टा HF अगर हम आपसे पूछे H2O का क्या जीरो होगा? नहीं होगा। तो आई होप ये जो लाइंस तुमको समझाना चाहते हैं वो समझ में आ गया, ठीक है।
हाँ तो जो भी लिखते सब लिखना है, सब आईडी है। अब इसका इसे हम इसको लिखे नहीं रहे, एग्जांपल तुमको हम दिखाते हैं। जैसे रिएक्शन है, डेफिनेशन को एक बार एचएफ वाला का पढ़ो, हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन को एक बार रीड करो कॉपी में। अरे चिल्ला चिल्ला के रीड मत कर लेना, अपना माइंड में पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिए? एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। कार्बन अगर हम ग्रेफाइट लेंगे, कार्बन अगर हम ग्रेफाइट लेंगे और इसको O2 गैस से रिएक्शन कराते हैं और यहां पे बना मेरे भाई CO2, तो इसका डेल्टा H जो होगा इस रिएक्शन का, उसको हम डेल्टा HR को हम बोल सकते हैं डेल्टा HF ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एमिनो का तो 0 है मेरे को, तो बना क्या चीज? CO2। यानी अब जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ होगा वो CO2 के बनने की वजह से ही हुआ होगा। आया बात समझ में? इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मेरे में क्या कार्बन हम डायमंड लिख करके, डायमंड लिख करके O2 गैस और यहां पर अगर हम CO2 बना दे, CO2 गैस बना दे, तो क्या हम यहां पे इस रिएक्शन का डेल्टा HR को डेल्टा HF ऑफ CO2 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्या लिखवाए थे कि जब भी हम डेल्टा HF फॉर्मेशन का बात करेंगे, हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, तो वहां पे जो एलिमेंट से बनना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए? रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। ये डेल्टा HF CO2 नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये था एग्जांपल नंबर 1 में। एग्जांपल नंबर 1, अगला नंबर एग्जांपल देखो मेरे में, N2 गैस, N2 का गैस फॉर्म में ही होता है रेफरेंस स्टेट, नाइट्रोजन का N2 गैस फॉर्म में ही होता है। 3H2 गैस गिवन राइज टू 2NH3 गैस। मेरे पास इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR है, क्या इसको हम डेल्टा HF ऑफ NH3 गैस बोल सकते हैं क्या? यस या नो? जल्दी बताओ मुझे। यस सर। नहीं बोल सकते। नो सर, N2 नहीं। क्या क्या आयुष क्या बोल रहे हैं? नो सर, इसको नहीं बोल सकते हैं N2 के वजह से। नहीं, N2 की रेफरेंस स्टेट में नाइट्रोजन का रेफरेंस स्टेट N2 ही होता है। NH3 2 मोल बना है और डेफिनेशन में क्या लिखा है? 1 मोल। समझ में आया? गलती कहां पे हो गया? यहाँ पे। मेरे भाई ये नहीं है, यहाँ पे ये 2 मोल बना है, यहाँ पे ये 2 मोल बना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाफ N2 गैस लेना पड़ेगा। आपका जो बनना चाहिए सब्सटेंस वो कितना बनना चाहिए? 1 मोल। कॉपी में यही लाइन लिखवाया है। और इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा मेरे भाई, वो कहलाएगा हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। इस डेल्टा HR को हम क्या कहेंगे? डेल्टा HF ऑफ NH3 गैस कहेंगे। इस डेल्टा HF को कहेंगे, उसको नहीं कह सकते, उसको हम नहीं कह सकते। ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 3, क्या आप तो अब लिखना पसंद करेंगे? क्या लिख सकते हैं? किसी का देंगे तो H2O लिक्विड का आप लिखिए तो कैसे लिखना है रिएक्शन? H2O लिक्विड का कैसे लिखना पड़ेगा मेरे भाई? हमको इसको बनाना है और इसका लिखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैसे लिखना चाहिए? लिखोगे तभी सीख पाओगे। कैसे लिखना चाहिए? सर H2 plus half O2। यस, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस
गिवन राइज टू H2O लिक्विड, 1 मोल बनेगा और इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा H2O लिक्विड का। ये होगा इस तरीके से। क्या अगला है तो आप लोग लिख लीजिएगा मेरे भाई, श्योर। Al2O3 सॉलिड का लिखना है, Al2O3 सॉलिड का लिखना है, Al2O3 सॉलिड का लिखना है। Al2 plus 3/2 O2। एल्यूमिनियम अकेले होगा, Al2 नहीं लिख सकते। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 एल्यूमिनियम, और हम बताए थे मेटल्स किस फॉर्म में होगा, सॉलिड, और यहाँ पे 3/2 O2 गैस गिवन राइज टू Al2O3 सॉलिड, Al2O3 सॉलिड। इस तरीके से लिखा है। आई बात समझ में कि नहीं? मेरे पे अगला लिखो तो CH2 लिक्विड का लिखो तो, CH2 लिक्विड का लिखो तो C का स्टेट बताओ कौन सा होगा। आपको वैसे लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा रेफरेंस वाला। यानी कार्बन कौन सा होगा मेरे भाई, तो ग्रेफाइट होगा प्लस सल्फर जो होगा, कौन सा सल्फर होगा, रोम्बिक सल्फर होगा। ये जब बनाएगा CH2 बनाएगा, और ये वाला मेरा कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CH2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CH2। मेरे भाई क्या तुम HI गैस का लिखना चाहोगे, HI गैस का लिखो फटाफट। स्टेट मेंशन करना आपको महा इंपॉर्टेंट है। H2 गैस, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा H2 गैस प्लस सॉलिड, I2 सॉलिड। अगली बार कितना मोल्स देना पड़ेगा मेरे में, हाफ, तब जाके HI गैस। वहां पे भी रोम्बिक वाला में सर S में, हाँ यहाँ पे 2s कर दीजिए, 2s कर दीजिए, बैलेंसिंग जरूरी है, ठीक है। 7 नंबर लिखो तो मेरे भाई H3PO4 का, H3PO4 का लिखो। तो मेरे भाई हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, H2, 3/2 H2 लिख देंगे, प्लस मेरे पास फास्फोरस इंटरनल P4 फॉर्म में रहता है, सल्फर को भी S8 फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फास्फोरस को लिखिए, कौन सा फास्फोरस देंगे मेरे भाई, व्हाइट P4 व्हाइट। कितना फास्फोरस चाहिए आपको, एक ही चाहिए तो 1/4 लिख देंगे, और ऑक्सीजन कितना चाहिए, 4, 2O2 गिवन राइज टू H3PO। ठीक है मेरे भाई, आई होप ये लिखने का तरीका आप समझ गए बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब रत्ती भर भी डाउट नहीं आएगा, या ऑनलाइन वालों चैट पे जवाब दो, सब समझ आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कॉपी करोगे। सर H3PO4 जो फॉर्म हुआ वो किस स्टेट में है? इन जनरल लिक्विड फॉर्म में होता है, चाहे तो लिक्विड लिख सकते हैं। हाँ चलो मेरे आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ
डेल्टा एच एस, यानी कि मेरे भाई इसका डेल्टा एच एस का क्या क्या एप्लीकेशंस है इस बात को जानेंगे। यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या क्या एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन है मेरे भाई टू डिटरमिन डेल्टा एच आर, टू डिटरमिन डेल्टा एच आर। आप इससे किसी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं, टू डिटरमिन डेल्टा एच आर। ठीक है, तो चलो सीखते हैं मेरे कैसे निकालेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको एक सवाल देंगे बनाने के लिए, आपको अच्छा लगेगा। जैसे मेरे पास CH4 मीथेन गैस, CH4 गैस प्लस मेरे पास C2H4 गैस, और ये बना रहा है मेरे भाई C3H8 गैस। रिएक्शन चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं, रिएक्शन चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं। और मेरे आपको गिवन है सवाल में डेल्टा HF, ये एग्जांपल हम बताएंगे। CH4 गैस का डेल्टा HF लेट से कुछ वैल्यू है डेल्टा H1, डेल्टा H1 गिवन, ठीक है। आपको गिवन है डेल्टा HF C2H4 गैस का डेल्टा H2, डेल्टा H2 गिवन है, और मेरे पास आपको डेल्टा HF गिवन है C3H8 का गैस का, इसका गिवन है डेल्टा H3, डेल्टा H3 गिवन है। ये डेटा आपको गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, इतना डेटा आपको गिवन है। तो सवाल कैसे बनाएंगे ये आप रोज सीखेंगे, फिर उससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, ये आपको गिवन डेटा है, गिवन लिखिए, छापिए इसको। अब इस पार्ट को हम मिटा देते हैं क्योंकि आपको लिखने में बहुत ज्यादा स्पेस लग जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है। इस पार्ट को हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिया होंगे। ठीक है, मेरे भाई ये CH4 कैसे बना होगा, तो मेरे भाई क्या होगा सर, ये CH4 आप तो अलग से लिखिएगा, ऐसा नहीं उसी में एरो मार दी। CH4 कैसे बना होगा मेरे भाई, कार्बन ग्रेफाइट से, और यहाँ पे 2H2 गैस लगा होगा, यस या लगा होगा ना। C2H4 कैसे बना होगा मेरे भाई, तो तुमको हम सर यहाँ पे 2 कार्बन ग्रेफाइट वाला लगा होगा, और साथ में यहाँ पर 2H2 लगा होगा। बोलो बोलो, ऐसे ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे मेरे भाई। अगर हम तुमसे पूछे कि C3H8 कैसे बना होगा, तो तुम क्या बोलोगे, 3 कार्बन ग्रेफाइट लगा होगा सर, और यहाँ पे 4H2 गैस लगा होगा, यस या नो, ऐसे बोलोगे कि नहीं। अच्छा, कार्बन ग्रेफाइट प्लस H2 से बनने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CH4, इनका डेफिनेशन होगा। तो यही तो डेल्टा H1 है मेरे, है कि नहीं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, ग्रेफाइट प्लस रेफरेंस स्टेट से जो बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, डेल्टा H2। आपको यही ना लिखा होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 डेल्टा H2, और मेरे पास C3H8 का कितना गिवन था, डेल्टा H। लाइंस बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। ये सब मिलकर के किधर जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ। तो इसका एरो किधर मार देंगे, ऐसे, इसका एरो किधर मार देंगे, ऐसे, है ना, ये तरीका है ना प्रोडक्ट की तरफ। मेरे भाई ये खुद प्रोडक्ट पर HR ऐसे मार देंगे इधर, और मेरे भाई इससे ये बन रहा है ऐसे एरो। अब क्या करना है मेरे भाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को इक्वल करना है ना। क्लॉकवाइज कौन कौन है, H1 H2, और मेरे भाई HR भी क्लॉकवाइज है क्या, ये डायरेक्शन
क्लॉकवाइज ही तो है ना, है ना। तो देखो तो मेरे किसको क्लॉकवाइज को सेम डायरेक्शन में लिखे, डेल्टा H1 क्लॉकवाइज है, डेल्टा H2 क्लॉकवाइज है, डेल्टा HR क्लॉकवाइज है और डेल्टा H3 एंटी क्लॉकवाइज। तो सुनो ना, हमको निकालना था डेल्टा HR, तो इस सब उधर ले जाए निकल जाएगा। तो डेल्टा HR कितना हो जाएगा मेरे पास, डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 मेरे ब्रैकेट लगा दिए, बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। ये ऐसा भी डेटा लगा था मेरे पास, प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन था डेल्टा H3 और ये रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था H1 और H2। तो क्या हम किसी भी अब इसको जनरलाइज करें अगर, तो हम बोल सकते हैं मेरे सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा भी लगा सकते हो चाहो तो, माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स लिख सकते थे कि नहीं डायरेक्ट। यानी कि मेरे भाई ऐसा सोचो ना, डेल्टा H का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्रोडक्ट माइनस दिखाई दिया। जितना देर से वो बुड़बक बना देते थे, इतना लंबा लंबा प्रोसेस करके यही लाइन बता देते, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के अभी बेनिफिट देगा। अब इस कॉन्सेप्ट से यूज करोगे तो कभी सवाल गलत नहीं। हाँ, इसको जनरलाइज करके लिख लीजिए, इसको जनरलाइज करके लिख दिए, काम का चीज आया है, ऑब्वियस सी बात है, इसको यूज करेंगे हम लोग इसको, लेकिन कहां से आया है इसका रूट कॉज पता होना चाहिए। रटने से सिर्फ आईआईटी नहीं करता है, रटने से बोर्ड हो जाता है। आईआईटी बुझा रहा है कहां से आया। हाँ, अगर मान लो एक दिन पहले हम डेल्टा SR निकालने के लिए सिखाए थे, याद है जिस दिन पहला दिन आपको ऑफलाइन क्लास शुरू हुआ, डेल्टा SR भी कैसे निकालते थे, समेशन ऑफ डेल्टा S ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा S ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मेरे समेशन ऑफ डेल्टा S ऑफ रिएक्टेंट, बोलो ये लिखा कि नहीं। यानी कि जैसे डेल्टा H काम कर रहा है वैसे ही डेल्टा S भी काम करेगा। अगर आपको डेल्टा G निकालना होगा तो वो भी वैसे ही निकाला जा सकता है, क्या लिखेंगे, डेल्टा G ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा G ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया। या फिर डेल्टा G निकालने का एक और मेथड है, डेल्टा GR निकालना है आपको तो डेल्टा HR निकाल दो माइनस T डेल्टा SR कर दो। HR निकाल लिए, SR निकाल लिए, तो इससे माइनस करके निकाल लेंगे। तो आपके पास में अप्रोच होना चाहिए दोस्तों, समझ में। कुछ भी निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है, एक बार चैट पे रिप्लाई करो। यस सर, वेरी गुड। तो ये रूल आप ध्यान रखेंगे कहां से आया है। हाँ, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर गिवन होगा तो क्या करना है, प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन कहां से आया है ये भी मालूम आपको होना चाहिए। और तो ऐसा नहीं कि बड़ा मुश्किल है मेरे में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इतना आसान है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग खुशियां मनाएंगे। तो लिखो क्वेश्चन में, फाइंड डेल्टा HF, फाइंड डेल्टा HF, फाइंड करना है आपको डेल्टा HF N2O5 का, N2O5 गैस का, इसका आपको डेल्टा HF निकालना है, ठीक है। इसके लिए आपको गिवन है कुछ मेरे भाई, जैसे एक रिएक्शन गिवन है आपको N2 गैस प्लस O2 गैस गिवन राइज टू 2N, गिवन राइज टू 2NO, और इस रिएक्शन का आपको NO बनने का आपको यहाँ पे डेल्टा H1 गिवन, डेल्टा H गिवन है 10 किलोजूल पर मोल, ठीक है। इस रिएक्शन का गिवन ये पर मोल ऐसा मत समझना कि एक NO बनने का बताए, इसका मतलब होता है पूरा रिएक्शन का गिवन।
अगर इस पूरा रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 20 बनेगा। ये लाइन हम सिखाए थे, अगर आप मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किए हो। उसके बाद मेरे में क्या हुआ, NO जो बना, NO गैस बनेगा। साथ में इसको अगर हम हाफ O2 गैस से रिएक्शन करा लिए तो ये बना लेता है मेरा NO2 गैस। और इसका आपको डेल्टा H गिवन है इस रिएक्शन का, यहाँ पर -4 किलोजूल पर मोल। अच्छा, ये सब जो डेटा दे रहे हैं अप्रोक्सीमेट डेटा दे रहे हैं, ठीक है। इस सवाल बनाने में आपको आसान हो और हमें भी डेटा याद रखने में आसान हो, ठीक है। NO2 गैस प्लस मेरे भाई O2 गैस given as to N2O5, या फिर यहाँ पे 4 लगा, यहाँ पे 4 लगा तो मेरे भाई यहाँ पे 2N2O5 लिखो। और इस रिएक्शन का आपको डेल्टा H गिवन है मेरे भाई -20 किलोजूल पर मोल। तो आपको निकालना है इस तीन रिएक्शन की मदद से, आपको निकालना है डेल्टा HF ऑफ N2O5। नहीं आएगा। एक आपको इसके लिए हिंट देते हैं, ठीक है। बहुत पहले हम थोड़े पहले रिएक्शन लिखे थे C+O2 गिवन राइज टू CO, और लेट्स से इस रिएक्शन का हम डेल्टा H1 आपको देते हैं, ठीक है। C+O2 गिवन राइज टू CO2 और कितना दे दिया डेल्टा H1, और फिर आपको हम देते C+½ O2 गिवन राइज टू CO, और इसका हम देंगे डेल्टा H2। और हम आपसे पूछ लिए बताओ CO +½ O2 गिवन राइज टू CO2 का क्या होगा डेल्टा H। इस रिएक्शन का डेल्टा HR क्या होगा। तो तुम क्या करते हैं मेरे भाई, तुम ऐसा कर सकते हैं ना कि सर आपको CO चाहिए, क्या चाहिए, CO चाहिए, प्लस कितना चाहिए हाफ। तो क्या ये दोनों रिएक्शन को सीधा जोड़ देंगे तो ये मिलेगा, या इसको पलट करके जोड़ना पड़ेगा, पलट के जोड़ना पड़ेगा। यानी क्या कि मेरे पहला वाला रिएक्शन को आप डेल्टा H में वैसे ही रहने दिए, लेकिन दूसरा रिएक्शन को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, पलट के ना जोड़े। इस तरीके से निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, आज समझ में क्या कहें इसका यूज करो। माइनस थोड़ा कैलकुलेशन आप एरर होता है, यहाँ पे आप बैलेंसिंग चेक कर लीजिएगा, बैलेंसिंग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे 4NO2 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 4NO2 करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को पूरा किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो ये कितना बदल जाएगा, -16 बदल जाएगा। आज समझ में आया। तो इस रिएक्शन का मेरे भाई डेल्टा HR हमको गिवन, यही गिवन है, डेल्टा HR ही है इस रिएक्शन का। तो मेरे भाई डेल्टा HR जो है तीसरे रिएक्शन को कितना दिया गया, -20। 14 नहीं आना चाहिए,
ठीक है, -14 -16 आ सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कौन कौन सा रिएक्शन को जोड़ेंगे हम, डेल्टा HR इस रिएक्शन अगर हमको लिखना है तो कौन कौन सा रिएक्शन को जोड़ेंगे। तुम कहोगे सर इसको और इसको तो वैसे ही रहने दीजिए, है ना, N2O5 तो हमको चाहिए, तो कितना रहने दिए मेरे पास, -20 रहने दिए, इसको तो जोड़ेंगे ही। इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास -16। और अगर इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4NO भी तो बनेगा, तो 4NO कट कब होगा, जब यहाँ पे 2 2 जा 4 करेंगे, यानी इस रिएक्शन को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से, और सीधा रिएक्शन को जोड़े हैं मेरे भाई, कितना मिल जाएगा, 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सॉल्व कर रहे, डेल्टा HR कितना है, -16 आया, 16 किलो जूल। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे कितना मोल चाहिए, 2 मोल्स N2O5, ये कितना के लिए आया है मेरे भाई, 2 मोल N2O5 के लिए, तो 1 मोल के लिए कितना आएगा, माइनस, यस, डेल्टा HF फॉर N2O5 यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, -8 किलो जूल पर बुझाया। या फिर हम पहले ही कर देते, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता, -10 इसको 2 ही से मल्टीप्लाई करना होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे 2NO बन जाता है, 2 बन जाता तो कितना हो जाता वो -8, तो -10 -8 -18 हो जाता। और इस रिएक्शन को कितना से मल्टीप्लाई करना, 2 से, और ये ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई था, तो प्लस में भी करने से -8 डायरेक्टली आ जाता। बुझाया ये काम किए, और जिससे हमको सीधा जो एकदम बेसिक चीजें थी जोड़ने से मिल गया, N2 मिल रहा है, O2 मिल रहा है, यानी कि हमको ये डेल्टा HF निकाल के देना, रिएक्शन को जोड़ करके देखो कौन कौन बच जाएगा, फाइनली N2 बचेगा, O2 बचेगा, और मेरे भाई N2O5 बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से NO2 जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, NO2 ये NO2 कट गया, ये NO2 कट गया, और जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 4 से, फिर इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो NO कट गया, तो सारा O2 जोड़ देंगे मेरे भाई, सीधा आपको बढ़िया सा नंबर सेट देगा और N2O5 बनाएगा। किससे बनाएगा, रेफरेंस वाला एलिमेंट से बनाएगा। N2 आ गया था रेफरेंस, O2 क्या चीज था, रेफरेंस, उससे ही क्या डिफाइन होता है, N2O5 डिफाइन। बुझाया आप क्या कहना चाहते हैं, यार कुछ नहीं, ऑनलाइन वालों बताओ, क्लियर है। हाँ ये देखो, जब हम लोग 2 मोल्स N2O5 था तो -16 आया, अगर इसमें 1 मोल का बात करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा अनुष्का, ठीक है। या फिर पहले ही हम क्या कर देते, इसको मल्टीप्लाई कर देते हाफ से, तो -20 भी -10, सब रिएक्शन को पहले ही हाफ, और आसान हो जाता है। तो 2 मेथड था, दोनों से हम समझा दिया कैसे सोचना है, सब ध्यान में रख देखिए, इसको बड़ा चीज नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, या स्टॉक पढ़ाई थी सब चीज, हां सर, ये थोड़ा सा पढ़ाई, तो वही सब चीज है, बड़ा चीज बड़ा आसान सा चीज है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप कर रहे हो तो मुश्किल लग सकता है, बट है मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया कैसे यूज करना है। इसका दूसरा एप्लीकेशन है, लिखो टू कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी ऑब्लिक एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑब्लिक एनर्जी। मेरे भाई स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होता है, ये बात मालूम है क्या, नहीं, यस या नो कुछ तो बोलो मेरे भाई, नहीं मालूम मेरे भाई। एक 5 इंच समझते हो, 5 इंच कितना होता है, एक ईटा देखे हो मेरे भाई,
समझ में आया? एक लाइन हम बिछा दिए क्या, उस पे चलना है ईंट पे और एक हाइट पे, इस पे अच्छा लगता है चलने में। पीछे वाला ये आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है मेरे को, जीरो नहीं बोलिए, एक ईंट था। अगर बस ज्यादा हाइट पे तो आपको डर लगने लगता है चलने में, क्यों? आप स्टेबल फील करते हैं, अनस्टेबल फील करते हैं, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही बढ़ जाता है मेरे भाई ना, तो आप अनस्टेबल फील करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल दे सकते हैं, एक बाउल में बॉल रखे और एक इसमें रखे, दोनों का रेफरेंस सेम, कौन ज्यादा स्टेबल? हाँ, ये अपडेट हो गया, इसको ले ले आने ऐसे। ठीक है, तो मेरे में कौन सा ज्यादा है? चेहरा करने से पोटेंशियल एनर्जी, आई बात समझ में? तो क्लियर हो गया, यानी थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है एनर्जी का रिवर्स। टू कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी ऑब्लिक एनर्जी ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स का नाम कभी सुने क्या बचपन में? हाँ, वही वाला है, आइसोमर्स ऑब्लिक एलोट्रॉप्स, आइसोमर्स ऑब्लिक एलोट्रॉप्स, आइसोमर्स ऑब्लिक एलोट्रॉप्स। ठीक है, यानी आपको आइसोमर्स का देखना है। खैर आप आइसोमर्स अभी नहीं भी समझे, बस अभी देख लो यहाँ पर क्या होता है, फिर जब आइसोमर्स आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक तो आपका हलवा रहेगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, खैर हम पढ़ाएंगे सिस और ट्रांस के बारे में थोड़ा सा, केमिकल वही लाइन को लाइए। अच्छा, अगर एलोट्रॉप्स, कार्बन का एलोट्रॉप्स पढ़े हैं हम, सिंस आपको हम बताना चाहेंगे मेरे भाई, डेल्टा एचएफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से बताएंगे। डेल्टा एचएफ नॉट जो होता है, या एचएफ बोलो, कार्बन का ग्रेफाइट का एग्जांपल नंबर, ग्रेफाइट का मेरे भाई ये 0 होता है। मेरे भाई तुम लोगों को थोड़ा देर पहले आप लिखवाई थे यही बात, राइट है ना मेरे भाई? कि रेफरेंस स्टेट में क्या होता है, और डेल्टा एचएफ जो होता है डायमंड का, उसका वैल्यू हम लिखवा रहे हैं मेरे भाई, नहीं नॉट इक्वल टू 1.9 किलो जूल, 1.9 किलो जूल। तो हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, यहाँ पे अगर कोई स्टेबिलिटी का बात करना है, किसका? स्टेबिलिटी का बात करना है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हो? उसका फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होता है मेरे भाई, डेटा क्या बता रहा है हमें? ग्रेफाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आया बात समझ में? तो इसको लिखो हम लोग, तो इसमें स्टेबिलिटी क्या रहेगा? स्टेबिलिटी क्या रहेगा? यहाँ पर ग्रेफाइट का ज्यादा हो जाएगा डायमंड से, ग्रेफाइट का क्या हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट का ज्यादा हो जाएगा डायमंड से। थोड़ा सा उल्टा हो गया, डायमंड का बॉन्ड ज्यादा मजबूत है। आया बस? तो ग्रेफाइट का 0 और डायमंड का 1.9। तो हम बोलना ये चाहते हैं कि जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा मेरे पास, उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? कम। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? तो लिखो, एक लाइन लिखो, द सब्सटेंस हैविंग higher heat of formation are less stable, यानी अगर डेल्टा एचएफ का वैल्यू इंक्रीज करेगा मेरे भाई, तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बोलो, डिक्रीज करेगा। चलो मेरे सिस और ट्रांस भी आपस में आइसोमर्स होते हैं, तो डेल्टा एचएफ जो होता है सिस ब्यूट 2 इन का मेरे भाई,
और ट्रांस ब्यूटीन का इन जनरल आप पहले से जानिएगा ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। डेटा भी दिख रहा है मेरे पास इसका -945 किलोजूल पर मोल होता है। और मेरे भाई जो ट्रांस होता है ब्यूटीन का, ट्रांस हम बोले क्या होता है इन जनरल ज्यादा स्टेबल होता है। ट्रांस क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1060 किलोजूल पर मोल। तो मेरे में देखो तो डेटा से समझ में आ रहा है कौन ज्यादा है स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल। नो सर नेगेटिव में है सर। ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, समझ आया। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा और होना भी चाहिए। जिसका डेल्टा एचएफ का वैल्यू ज्यादा होगा मेरे भाई उसका स्टेबिलिटी कम होगा। आई बात समझ में। ट्रांस ज्यादा स्टेबल है तो इसका एप्लीकेशन पार्ट बुझा गया, यस या नो। ये दो एप्लीकेशन थे मेरे भाई, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन का नाम सुने हो? कंबशन का मतलब क्या समझ में आता है? जब कोई हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन का परसेंटेज जलना जलाना का बात होता है मेरे को, इसे मतलब बात है मैं देसी भाषा में बोले तो जलना, ठीक है। तो वही बात करेंगे जलना जलाना, ठीक है मेरे। तो अगला टाइप का मेरे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन जनरली तो हाइड्रोकार्बन को ही जलाएंगे हम लोग यहाँ पर। कैसे? ये एप्लीकेशन नहीं है मेरे भाई, एप्लीकेशन खत्म। हाँ पहला था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नंबर किए थे ना उसको, एप्लीकेशन पार्ट इसका खत्म हुआ। सेकंड नंबर पे आ गए एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसको ऐसे लिखते हैं मेरे डेल्टा एच कंबशन, डेल्टा एच कंबशन, ठीक है। लिखो एक लाइन, द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी when 1 मोल, क्या बोले मेरे भाई 1 मोल, ध्यान रखना इस बात, ऑफ ए सब्सटेंस is completely burnt, of a substance is completely burnt in excess of oxygen, excess of oxygen। लाइन तो पता है ना, किसी चीज को कब जलाते हैं मेरे भाई, जब ऑक्सीजन का सप्लाई एक्सेस से होगा। लिमिटेड सप्लाई में नहीं चल पाया, प्रॉपर्ली नहीं चल। तो यही चीज लिखा है, किसी भी सब्सटेंस को मेरे भाई 1 मोल सब्सटेंस का क्या है पर मोल डिफाइन होगी। 1 मोल सब्सटेंस को जलाने में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसी को क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। लाइन तो क्लियर है। चलो मेरे भाई कंपाउंड को हम जलाते हैं, एग्जांपल नंबर 1, जैसे हमको मन कर रहा है मीथेन को जलाने का, CH4 गैस, और इसको किसके प्रेजेंस में जलाना पड़ेगा मेरे भाई O2 के प्रेजेंस, O2 के प्रेजेंस में जलाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या बनेगा CO2 प्लस इसको रेशियो को बैलेंस कर लो मेरे भाई। तो सिंस यहाँ पे कार्बन 1 है तो कार्बन 1, वहां पे हाइड्रोजन वहां पे कर दो 2, तो मेरे भाई यहाँ पे भी 2 बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को मेरे भाई यहाँ पे जो डेल्टा HR होगा किसका कंबशन होगा, इसका ना कंबशन होगा मेरे भाई, इसका कंबशन करेगा, मीथेन को जलाएगा ना। कितना मोल होना चाहिए मेरा 1 मोल होना चाहिए, 2CH4 लिख दीजिए। नहीं कितना मोल होना चाहिए आपको 1। तो अगर 1 मोल CH4 को जलाए तो ये कहलाएगा डेल्टा HR। को ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा
डेल्टा एच कंबशन ऑफ CH4 गैस। समझ में आया? इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं डेल्टा एचआर को? एंथैल्पी चेंज फॉर कंबशन ऑफ CH4 गैस, ऐसे लिख सकते। मेरे भाई अगर कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट है और साथ में O2 गैस है, साथ में O2 गैस है और हम बना दिए CO2 गैस, इस डेल्टा एचआर को, इस डेल्टा एचआर को मेरे भाई क्या बोलना चाहिए? कितना मोल है ग्रेफाइट मेरे भाई? 1 मोल है। तो इसको क्या बोलना चाहिए? एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर ग्रेफाइट बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो क्या, जिस चीज को जलाया है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट। हाँ मेरे भाई ये तो लिख लिए, समझ में आ गया। अभी थोड़े दिन पहले इसी को हम लोग डेल्टा HFCO2 नहीं बोलते थे, इसका मतलब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर कार्बन जो ग्रेफाइट है, इसको हम डेल्टा HF ऑफ CO2 भी बोल सकते हैं मेरे भाई, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ऐसे करके डेटा आपको फंसाएगा मेरे भाई, आपको कहीं पर डेटा कंबशन का दे देगा और आपको रिक्वायरमेंट किसकी होगी? CO2। तो मतलब तो सेम ही ना होगा। तो आपको ऐसे करके समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस को आपको फील करना पड़ेगा। तीसरा नंबर मेरे कार्बन डायमंड, कार्बन डायमंड में इसको O2 गैस के साथ में कंबशन करा दिया, यहां से भी तो CO2 बनेगा। जैसा मेरे भाई कि ग्रेफाइट है तो CO2 मिलेगा थोड़ा सा खराब वाला, और डायमंड को जलाएंगे तो बढ़िया वाला CO2 मिलेगा, बहुत शाइनी अपीयरेंस होगा। ऐसा होगा क्या? सब में CO2 कैसा मिलेगा? एक ही जैसा मिलेगा। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एचआर होगा मेरे, इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर कार्बन डायमंड बोलेंगे कि नहीं? बोलो। क्या इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर CO2 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? यस, डायमंड जो है रेफरेंस स्टेट नहीं होता है कार्बन, यानी ये नॉट इक्वल टू डेल्टा HFCO2 कहता है। बात समझ में आई? हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा कि एलिमेंट किस स्टेट पे है, एलिमेंट किस स्टेट पे प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप जो लाइंस आपको बता रहे हैं वो सब क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे H2O क्या लेंगे मेरे भाई? तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं रहता है तो लिक्विड ले लेते हैं, रूम टेम्परेचर एज्यूम कर लेते हैं। अभी लिख लेंगे इस बात को, इससे आपको मान लीजिए पहले इस डॉक्यूमेंट्री में लिखवा चुके हैं। ठीक है, ये सब जो केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं उसमें टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग मान के चलते कांस्टेंट है, चेंज करेगा फिर डेल्टा एच का वैल्यू चेंज करने लगेगा। तो ये ऐसा होता ही है, टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट ही रखा जाता है। तो अभी कितना एग्जांपल्स हुआ? 2 3 हो गए मेरे भाई। तीसरा नंबर एग्जांपल, तीसरा नंबर एग्जांपल, चौथा नंबर, चौथा नंबर एग्जांपल। अगर हम हाइड्रोजन गैस को जला देंगे, कितना मोल H2 गैस कितना रखेगा? 1 मोल। ध्यान रखना है आपको, कितना लेना पड़ेगा मेरे भाई? 1 मोल, ये फिक्स है। H2 प्लस हाफ O2, जरूरी नहीं है ना, करना नहीं पड़ेगा। गिवन H2 H2 हो सकता है गैस हो सकता है लिक्विड हो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेल्टा HR को डेल्टा H कंबशन ऑफ H2 बोल सकते हैं, यस या नो? बोलो मेरे। यस। ऑक्सीजन के सप्लाई में हाइड्रोजन को जला दे, और हाइड्रोजन बहुत बढ़िया फ्यूल होता है। ठीक है, तो डेल्टा HR इक्वल टू डेल्टा H कंबशन H2 बोल दिए। मेरे भाई क्या इसी को हम डेल्टा HF H2O लिक्विड बोल सकते हैं क्या? बोलो, बोल सकते हैं कि? यस, खुले में बोल सकते हैं मेरे, सब रेफरेंस की डेट में प्रेजेंट। फील द फीलिंग्स। यस सर।
ये सब का फीलिंग्स को फील कर रहे हैं, देयर आर फीलिंग्स। सर हाफ तो आपको जो बनना चाहिए वो कितना सब्सटेंस बनना चाहिए? 1 मोल। 1 मोल। और कंबशन के लिए कितना लेना चाहिए? ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। देखो कलर कोड पर, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। कार्बन का बात करिए, बहुत सारा बात करिए। सल्फर को जब बर्न कराते हैं मेरे भाई तो ये SO2 बनाता है, ठीक है। N2 को जनरली बर्न नहीं कराएंगे। N2 क्या होता है ना, O2 के लेवल बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पहुंचता है। इवन पता है, जो लोग बाइक्स वाइक्स चलाते हैं ना, या कार में जो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो गैस प्रोड्यूस होता है, वो बर्न होकर के ना बहुत कम अमाउंट पे NO गैस प्रोड्यूस कर रहा है, वेरी लेस अमाउंट पे। मतलब N2, हाँ, N2 का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा इनर्ट भी होता है। आप पढ़ते होंगे नाइट्रोजन गैस जो होता है वो क्या होता है, इनर्ट नेचर का होता है। इसका बॉन्ड जो है मेरे भाई, बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल, 3 बॉन्ड्स होते हैं। इसीलिए नेचर में भी अराउंड 78% N2 गैस पाया जाता है। एयर में 78% है कि नहीं मेरे भाई? इसका रीजन यही है कि क्या होता है, ये दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। बहुत कम अमाउंट में बाइक्स पे या कार में ना NO गैस बना पाता है। वरना नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, NO भी होते हैं, NO भी होता है मेरे भाई, N2O भी होता है, NO2 भी होता है, इससे बहुत सारा होता है, N2O5, N2O3, N2O4 बहुत सारा होता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं बनाते। इन जनरल आप इसको कोई कंबशन नहीं करेंगे, समझ आया? अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन रहे, ठीक है, इसको रिएक्शन आप नहीं कराएंगे। 7 नंबर में CH3NH2, NH2 अगर इसको O2 के प्रेजेंस में जलाओगे मेरे पास, यहाँ पे CO2 बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को H2O में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना हाइड्रोजन मेरे पास टोटल? 5 है। यहाँ पर 5/2H2O लिखना पड़ेगा, यदि एक ही मोल लेना है। और नाइट्रोजन को N2 बनाना पड़ेगा, नाइट्रोजन को आपको N2 बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन देखिएगा, बैलेंस कर लेना 2 और 5/2 कितना हो गया? 2 + 2.5, 2 + 2.5 कितना हो गया मैंने में? 4.5। 4.5 का मतलब सही है, ऐसा नहीं 9/4 लिखना चाहिए। 9 ना जाएगा, 2 + 2.5 9/4 लिखना, 4.5 ना आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से नाइट्रोजन को क्या बना दिया? N2। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन को NO2 या N2O या NO बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बस समझ में। जैसे ये सब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ऊपर वाले ही मिलेंगे। हम आपको बता दिए, बाई चांस आईआईटी किसी साल पूछ लिया तो आप जवाब दे सके, ठीक है। लाइफ बिल्कुल क्लियर है मेरे पास। 7 नंबर, क्या डेल्टा H कंबशन CO2 का हो सकता है मेरे? तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं, क्यों? मेरे पे कार्बन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे पहुंच गया है, और कंबशन करने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है। तो और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता है। आज समझ में, यानी वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तक ही रीच हो सकता है, बस समझ। इसी तरीके से डेल्टा H कंबशन H2O का नहीं हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है अपने मैक्सिमम में है +1 में, तो इसका भी डेल्टा H कंबशन डिफाइन नहीं होगा, ये कंबशन नहीं होगा। H2 का कंबशन होगा, H2O को फर्दर और कंबशन नहीं कर सकते। बातें समझ में आई क्या कहना चाहते हैं? तो ये सब कुछ था मेरे जो हम आपको बता, इसके एप्लीकेशंस पार्ट पे आते हैं। Reading on applications of delta H combustion। अरे फलक हमको थैंक यू बोल रहे हैं, टाइम हो गया क्या?
टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। आजा ठीक लिखो मेरे भाई, एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टा एच कंबशन। धीरे धीरे कम लिखना स्टार्ट करेंगे, हाँ, वो तुरंत भर लगता है, तो हम बोलेंगे ज्यादा, लिखेंगे कम। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टा एच कंबशन, ठीक है, लिखिए। पहला एप्लीकेशन मिलेगा, टू डिटरमिन डेल्टा एच आर, टू डिटरमिन डेल्टा एच आर, टू डिटरमिन डेल्टा बहुत सारे एच से भी डेल्टा एच आर निकालते थे, यहां पर से नहीं, रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, यही काम ही है हर जगह पे करना। तो एच कंबशन से, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के थ्रू भी हम रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लोग देखे थे CH4 plus C2H4 given rise to C3H, वही वाला एग्जांपल देखेंगे, वही वाला एग्जांपल देखेंगे। CH4 गैस plus C2H4 गैस given rise to C3H8 गैस। हाँ, इस रिएक्शन का हमको डेल्टा HR निकालना है। फिर से डेटा, लेकिन फर्क है यहाँ, उस केस में डेटा कुछ और था मेरे को, इस केस में डेटा कुछ अलग ढंग से दिया गया। यानी इस केस में जो डेटा है उसका फॉर्मेशन वाला डेटा दिया, इस बार कंबशन वाला डेटा आपको दिया। डेल्टा एच कंबशन है, अब कॉम्बिनेशन का पढ़ दे, कंबशन है। CH4 का आपको गिवन है मेरे भाई डेल्टा H1, CH4 को आपको गिवन है डेल्टा H1, डेल्टा H कंबशन जो है आपको C2H4 का गिवन है डेल्टा H2, डेल्टा H2, और डेल्टा H कंबशन जो है आपको C3H8 का गिवन है मेरे भाई डेल्टा H, डेल्टा H3, ठीक है। ये डेटा आपको गिवन है, तो अब देखते हैं इसका कंबशन करवाना है, इसका कंबशन का दिया हुआ है ना, क्या लिखा हुआ CH4 का कंबशन कराना, कंबशन कराना है। इसको कंबशन कराएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और एलिमेंट 2H2 मिलेगा, यस और नो मिलेगा ना, CO2 plus 2H2। एक बार हमको ऑनलाइन में जो लोग क्लास अटेंड करेंगे चौक से दिख रहा है आप लोग को, या विजिबिलिटी कम है इसमें? थोड़ा कम है, चलिए ठीक है, उन लोगों का बात नहीं, ऑनलाइन वाला हम इसी से लिखते हैं, ऑनलाइन में उसी से लिखते हैं, ऑनलाइन में वाला चौक चमकता है, ऑनलाइन में CO2 plus 2H2, मेरे भाई इसको कंबशन करा, इसको कंबशन कराएंगे तो क्या मिलेगा 2CO2 plus 2H2, यस या नो मिलेगा। और मेरे अगर इसको कंबशन कराएंगे तो क्या ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो टोटल जोड़ कर मिलेगा क्या, 3CO2 plus 4H2 जोड़ देंगे। अब मेरे भाई इसका कंबशन, यानी यही तो मेरे भाई डेल्टा H1, ये भी एक्शन को नाम डेल्टा H1 बोलते हैं, कंबशन ऑफ CH4 को डेल्टा H1 बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे डेल्टा H2, और इसको क्या बोलेंगे डेल्टा H2। यही डेटा गिवन है मेरे को, यही डेटा आपको गिवन है।
यही डेटा आपको गिवन, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो इसका डायरेक्शन आपको प्रोडक्ट तक ले आना है, इधर डायरेक्शन होगा इसका, प्रोडक्ट उधर है, इसका डायरेक्शन किधर होगा मेरा, इसका डायरेक्शन किधर है मेरा, इसका डायरेक्शन किधर है मेरा, इसका प्रोडक्ट यही है ना, क्लियर है। चलो एरोस को देखो, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला, और ये वाला क्लॉकवाइज। इसका मतलब डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा HR प्लस डेल्टा H3 लिख सकते हैं जी, यस या नो। और मेरे भाई डेल्टा HR हमको निकालना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3, यस या नो। मेरे भाई इसमें क्या आ गया, रिएक्टेंट्स का हीट ऑफ कंबशन और माइनस प्रोडक्ट का, फंस गया नेगेटिव। चलो थोड़ा देर पहले क्या रखे थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अभी बदल गया, इसीलिए एरो वाला मेथड कितना काम का है बुझाया। लोग रखते हैं, क्या रखते हैं, कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, कंफ्यूजन हो जाता है जी। फुल के एग्जाम में तो जनरली डेल्टा H का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होना चाहिए, यहाँ तो बदल गया है। क्या कह रहे हैं, गेम कहाँ पे है, इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है रूट कॉज को आपको जानना पड़ेगा। तो यस में अगर कंबशन का डेटा गिवन होगा तो आपको डेल्टा H कंबशन किसका लिखना पड़ेगा, पहले रिएक्टेंट का, और माइनस डेल्टा H कंबशन किसका लिखना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट का। समझ आया, गेम है यहाँ पे, यही गेम को समझाने के लिए इतना कर रहे थे, नहीं तो हम ये कोई एरो वाला मेथड थोड़ी ना आपको सिखाते हैं। किस दिन के लिए था ये समझ में आया, इसीलिए पहले हेस लॉ आपको समझाए कि हेस लॉ कहां से आ रहा है, उस पे एरो मेथड आपको सिखाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, मेरे पहले इसे पढ़ा देते हैं, उसके बाद हेस लॉ पढ़ाते हैं, जो कि गलत वे है, गलत डायरेक्शन है पढ़ाने का। ये डायरेक्शन सही है, एरो वाला मेथड वहीं से आ रहा है। तो डेल्टा HR इक्वल टू डेल्टा H कंबशन रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H कंबशन। आई बात है समझ में, बुझा गया। एक सवाल कर ले, क्वेश्चन लिखो मेरे भाई, फाइंड डेल्टा HF, फाइंड डेल्टा HF। डेल्टा HF आपको निकालना है CH4 गैस का, मीथेन गैस। डेल्टा HF निकालना है CH4 गैस का। आपको गिवन है मेरे भाई, आपको गिवन है डेल्टा H कंबशन ऑफ CH4 गैस। CH4 गैस का आपको कंबशन का डेटा गिवन है 1000 किलो जूल पर मोल। एक मोल का इतना है, ध्यान रखिएगा, पर मोल एक मोल का इतना है। आपको गिवन है मेरे भाई डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस गिवन है -300 किलो जूल पर मोल। एक मोल का इतना है 300 किलो जूल पर मोल। आपको गिवन है मेरे भाई डेल्टा HF H2O का, आपको गिवन है -325 किलो जूल पर मोल। चलो फटाफट बताओ मेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं है लाइट से? अब ऑनलाइन वालों को अच्छा दिख रहा है। लिखिए
बनाओ मेरे ना। नहीं, अब मोल्स में गड़बड़ कर दी है मेरे भाई, 2 H2O निकलेगा ना, तो पर मोल दिया हुआ है 1 H2O का दिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर करेंगे। आपका आंसर सही है मेरे, लेकिन बस 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया H2O वाला, करिए उसको, आगे का आंसर आप सही बनाए। यहाँ पे एरर यही वाला फिर होता है। तो यहाँ पे 2 H2O लिखेगा ना, और सिंस हमको कंबशन के लिए लिखना है, इस रिएक्शन के लिए कंबशन लिखना है CH4, ये कंबशन ही ना हो रहा है, तो डेल्टा HR इक्वल टू कंबशन के लिए अगर लिखेंगे मेरे भाई, कंबशन के लिए फॉर्मेशन के लिए लिख सकते हो, लेकिन वो डेटा आपको फॉर्मेशन के लिए गिवन है, डेटा आपको जो गिवन है वो फॉर्मेशन वाला गिवन है, कंबशन वाला डेटा आपको गिवन नहीं है। तो डेल्टा HR इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H कंबशन बोल सकते हैं कि नहीं, इसका कंबशन CH4 का, यस या यही था ना। और डेल्टा HR अगर फॉर्मेशन के टर्म में लिखना चाहे तो प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, तो फॉर्मेशन प्रोडक्ट का कितना होगा मेरे पास 1 इनटू डेल्टा HFCO2 होगा, प्लस मेरे पास 2 टाइम्स, यानी पर मोल आपको डेटा गिवन है HF ऑफ H2O, HF ऑफ H2O, ये किसका होगा मेरे पास रिएक्टेंट का, सॉरी प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का माइनस करना पड़ेगा, फॉर्मेशन वाला है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखना है, तो रिएक्टेंट में O2 का लिखना पड़ेगा क्या, फॉर्मेशन 0 होता है मेरे को, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो माइनस एक ही मोल से मेरे पास, तो डेल्टा HF ऑफ इसका लिखेंगे CH4, और यही निकालना है मेरे पास हीट ऑफ कंबशन कितना दिया हुआ है CH4 का 1000 इक्वल टू -1000 इक्वल टू माइनस, वैल्यूज पुट करो मेरे भाई, कितना वैल्यू दिया हुआ है -300, ये 2 इनटू करो तो -650 हो जाएगा, माइनस डेल्टा HF CH4 इक्वल टू -1000, तो सॉल्व करो मेरे भाई, 6 3 9 950 हो जाएगा, 950 ये वाला उधर ले जाओ और 1000 को इधर ले जाओ, तो यहाँ से आपको डेल्टा HFCH4 जो आ जाएगा ये 50 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, 50 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, 50 किलो जूल पर मोल है। कहाँ पे ये वाला स्टेप 2 कैसे आया, हाँ इसका कितना मोल है मेरे में, पर मोल आपको दिया गया है मेरे CO2, 1 मोल CO2 के लिए कितना होगा 300, तो यहाँ पे कितना मोल से H2O बना है, तो 1 मोल का 325 है, 2 मोल का कितना होगा 650 होगा, क्लियर हो गया, बुझाया, ऑनलाइन वाले एक बार जवाब दो तो समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, ये एक मेथड हुआ मेरे पास, इसका दूसरा मेथड भी समझाएंगे, ये एक मेथड से बनाए हम, और अब हम दूसरा मेथड से आपको सिखाना चाहेंगे।
सेकेंड अप्रोच, ठीक है। हमको क्या निकालना है मेरे भाई? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 निकालना है। CH4 को फॉर्म करने वाला निकालना है मेरे भाई, एंथैल्पी। तो अगर CH4 फॉर्म करना है तो हम कार्बन ग्रेफाइट से बना सकते हैं प्लस मेरे भाई 2H2 गैस लेकर के और हम CH4 बना दिए। यही ना निकालना है मेरे भाई। इसी रिएक्शन का जो डेल्टा H आएगा वही क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 होगा। यस या नो? यही निकालना है, एक यही है मेरे भाई। इस रिएक्शन का अगर हमको डेल्टा HR मालूम चल गया तो हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 मालूम चल जाएगा। कैसे बात है, कैसे मालूम चल जाएगा मेरे भाई? अगर हम तुमसे बोले कि डेल्टा H कंबशन ग्रेफाइट का जो होगा मेरे वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 होगा या नहीं होगा? पलट कर देखो कंबशन वाला में एग्जांपल नंबर 2 देखो, 2 या 3 देखना, दिखाई दिया? इसी को ना बोलते हैं मेरे भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम ग्रेफाइट। इसी को तो क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ। मिल रहा है कि? और ये डेटा आपको मालूम है ना? मेरे भाई कंबशन ऑफ H2 को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O नहीं बोलते, बोलते हैं मेरे, ये भी लिखे छोटे। इसका मतलब अगर आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन इसका मालूम हो तो इस रिएक्शन का डेल्टा HR निकाल लेंगे कि नहीं? अभी जस्ट एप्लीकेशन सिखाई थे। अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू हो तो डेल्टा HR कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखना पड़ता है। यहां पर हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? रिएक्टेंट का एंथैल्पी चेंज कंबशन वाला और एंथैल्पी चेंज कंबशन या किसके लिए? प्रोडक्ट का। अभी जस्ट सिखाए थे मेरे। तो रिएक्टेंट का एंथैल्पी चेंज पहले लिखना है। तो कार्बन का ग्रेफाइट का कंबशन कितना है मेरे? HCO2 के बराबर। उसका वैल्यू कितना है? 300 है मेरे भाई। कितना लिखेंगे? 300। यस और नो? H2O कितना मोल्स है मेरे भाई? 2। डेल्टा HF कंबशन ऑफ H2 जो है वो H2O का फॉर्मेशन के बराबर है। उसका वैल्यू कितना है? 325। 1 मोल का कितना मोल्स H2? 2 मोल्स को कंबशन किया वो कितना है मेरे? 2 into 320 पहले ही माइनस लिख दिया वो वाला -325 और माइनस कंबशन ऑफ CH4 लिखना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस वैल्यू निकालो कितना आएगा मेरे में? ये डेल्टा HR किसके बराबर है? डेल्टा HF CH4 के बराबर। 50 आया कि नहीं आया? तो सवाल बनाने का आपके पास में 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको डिपेंड करेगा आप एग्जाम में किस तरीके से डेटा पुट किया गया। तो आपको सोचने भी सीखना पड़ेगा। बुझाया? बढ़िया से क्लियर हो रहा है? सब जा करके देखिएगा तो बहुत आसान काम है मेरे भाई। एकदम तुरंत सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है? प्रिंसिपल अपनाते रहिएगा। ठीक है? जो लोग का थर्मोडायनामिक्स छूट गया तो ऐसा नहीं कि थर्मोकेमिस्ट्री नहीं समझ सकता, थर्मोकेमिस्ट्री पूरा समझ सकता है। लेकिन नहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? लेकिन ऐसा कर रहे हैं क्या कि डेल्टा H का फार्मूला NCP डेल्टा की ला रहे हैं? यहाँ पे नहीं ला रहे हैं। तो वैसा नहीं कि अरे सर हम थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़े थे तो हम SQ3R प्रिंसिपल नहीं लगाए। पीछे का छूट गया, आप पीछे देखते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे देखने के लिए
ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, मतलब घर में जाके देखिएगा सब बुझाएगा, ठीक है, लेकिन देखना मस्ट है। आईआईटी का सिलेबस है, बोर्ड का थोड़ी हो कि एक हफ्ते के बाद भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। इसी अगर आईआईटी करना है मेरे भाई, जब से जागो तब से सवेरा, तो मत क्या करें सर एग्जाम से 1 मिनट पहले जागेंगे। तो आपको हम अप्रोचेस सिखा रहे हैं, मेरे को सवाल बनाने का बहुत सारा अप्रोच हो सकता है, आप कैसे कैसे अप्रोच लोगे ये हम सिखा रहे हैं, ठीक है। ये पहला एप्लीकेशन था डेल्टा एचआर निकालने। दूसरा एप्लीकेशन टू कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये एप्लीकेशन उसका भी था, तो पहला एप्लीकेशन भी उसका था, टू कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी, टू कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आइस, एनर्जी भी लिख लो, ऑब्लिक एनर्जी, एनर्जी एक इनवर्स रिलेटेड रहता है, ऑब्लिक एनर्जी फॉर आइसोमर्स एंड एलोट्रॉप्स, फॉर आइसोमर्स एंड एलोट्रॉप्स। इन जनरल हम लोगों को क्या मालूम है मेरे भाई कि जिस ग्रेफाइट और डायमंड में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ग्रेफाइट अभी थोड़े दिन पहले बताया था, इस बार भी होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे डेल्टा एच नॉट, एच नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है, कंबशन जो होता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का जो वैल्यू आता है मेरे पास वो आता है -393.1 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू आता है। और डेल्टा एच नॉट कंबशन जो होता है मेरे भाई डायमंड का, डायमंड का जो होता है एच नॉट कंबशन वो वैल्यू होता है -395 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब हम लोग को तो पहले से आंसर मालूम है, ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो मालूम है कि तो इसका मतलब कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि जिसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा है नहीं वैल्यू कम है मेरा, ज्यादा है नेगेटिव में, तो जिसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा ज्यादा होगा, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। नहीं आया था मेरा, भूल गया क्या, पीछे पलट के तुरंत देखा करो, तो कौन देख रहा है तुमको, हम ही ना देख रही है मेरे भाई, इसे बोलते याद नहीं आया तो पीछे पलट के देखो तो याद कम से कम तो आएगा। तो अगर डेल्टा एच नॉट कंबशन इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। तुम कहोगे सर वहां पे तो फील आ रहा था, यहाँ पे तो फील जैसा आ नहीं रहा, इसका मतलब हम बोलेंगे अगर स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी बताओ, तुम कहोगे सर ग्रेफाइट का ज्यादा हो जाएगा, इस हिसाब से ग्रेफाइट का ज्यादा हो जाएगा, किससे तो होना था, इसको ऐसे बोल देने से फील नहीं आ रहा है, एनर्जी दिया और कुछ भी बोल देते हैं, हमको कभी भी बोलवा क्या पता आप सब डेटा ही गलत लिखती हो यहाँ के बोर्ड पे, तो क्या हम मान ले, आप तो कहीं से देखते भी नहीं है, जो आप मानेंगे आपका सही है, हो सकता आप भूल गए होंगे 393 में होगा और 396.1 होगा तो लग सकता है, हो भी सकता है कभी ऐसा हुआ बाई चांस की डेटा याद नहीं आएगा गलती से, वैसे एकदम अच्छे से याद है। तो फील कैसे लेंगे, तो मेरे कंबशन को समझना चाहते हैं, फील करते हैं, कंबशन का मतलब क्या समझना है, जलना जलाना नहीं ना करना, अब उसको बात करते हैं, समझते हैं इस चीज को, लिखिए नहीं आता है। मेरे पास एक कंपाउंड है, मेरे पास एक कंपाउंड लिए और मेरे पास इसको O2 के प्रेजेंस में जला दिया, लेट से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CO2 बना लिया तो H2O बना लिया।
ठीक है, CO2 बना दिया और H2O बना। जो कंपाउंड था उसको O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, CO2 बना दिया और क्या बना दिया। मेरे भाई तुम्हारा पेपर है वो भी तो जल जाता है, जिस पेपर में लिख रहे हो जल जाता है, पता है मालूम, लेकिन क्या अपने आप जल जा रहा है मेरे भाई? कब चलता है? स्टार्टिंग में उसको एक माचिस लेकर क्या इग्नाइट करना पड़ता है, आगे बात समझ में है ना, यानी उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाते हैं फिर जलता है, यस और नो, है ना, अदरवाइज नहीं जलता। तो पहले आपको एनर्जी थोड़ा सा सप्लाई करना होगा, और ऐसे करके दिखा रहे कि इसको अभी एनर्जी दें, कितना एनर्जी दिए x, कितना एनर्जी दिए मेरे भाई, और जब इसको जला दिए ना मेरे भाई खूब सारा एनर्जी रिलीज होता है हीट के फॉर्म में मेरे भाई। उसके बाद जलाने के बाद फिर हमको कुछ एनर्जी मिलता है भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें नेट एनर्जी अगर डेल्टा एच बात करें, फायदा कितना हुआ मेरे y माइनस एक्स का, और ये रिलीज एनर्जी हो, ये मॉड लगा दी पॉजिटिव में बात कर रहे हैं। कंपाउंड है, एक कंपाउंड है जो कि लेस स्टेबल है, तो जलने के बाद स्टेबल होगा। एक कंपाउंड है जो कि लेस स्टेबल है, उससे जाकर के हम पूछे क्या चाहते हो, बोला सर जलना चाहते हैं। इसका मतलब मेरे में उसको इग्नाइट करने के लिए हमको एनर्जी क्या होगा, कम देना पड़ेगा, आसानी से जल जाएगा वो, ये नहीं समझना है। लेकिन एक स्टेबल कंपाउंड था मेरे, उससे जाकर के पूछे क्या चाहते हो, तो क्या बोले हम स्टेबल ही ठीक है, वो जलना आधा बात है समझ। तो अगर जलाना होगा मेरे को तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा क्या उसको, मोर स्टेबल वाला ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, अरे बस समझ तब वो जल पाएगा। फील कर पा रहे हो चीजों को? यानी अगर लेस स्टेबल था तो हमको उसको जलाने के लिए बहुत कम एनर्जी सप्लाई की और जल गया आसानी से। लेकिन अगर मेरा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, उसको जलाने के लिए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये एक्स कम ज्यादा होता रहेगा मेरे। उससे आपका ग्रेफाइट जो है ना मेरे, वो भी तो कार्बन ही है, ये भी कंबशन होकर क्या देगा, CO2 गैस। और मेरे डायमंड को भी अगर तुम जलाओगे तो क्या देगा, ऐसा तो नहीं कि चमकदार CO2 देगा मेरे को, ऐसा तो नहीं ना होगा, दोनों का CO2 एक ही जैसा लगेगा ना देखने में। तो मेरे दोनों का प्रोडक्ट अल्टीमेटली सेम है, यानी जो एनर्जी रिलीज होना है वाई क्या है मेरे में, दोनों के सेम होगा, ये प्रोडक्ट सेम है मेरे। लेकिन ग्रेफाइट हमको क्या पता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है ग्रेफाइट, क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है। तो x अगर इंक्रीज करेंगे मेरे में, अगर x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y माइनस एक्स घटेगा कि नहीं घटेगा, दिखाई दिया, y तो सेम होगा दोनों के लिए। तो ग्रेफाइट का y x क्या होगा ज्यादा, क्यों, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे भाई, ग्रेफाइट का कम होगा। देखो कॉपी में 393 लिखा हुआ है, डायमंड का कितना लिखा हुआ है, यानी मैग्नीट्यूड किसका कम है मेरे भाई, ग्रेफाइट का, यानी x का वैल्यू ज्यादा है। क्या बोले, फील कर पा रहे हो मेरे भाई, y तो दोनों केस में सेम है, लेकिन x ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल था, इसीलिए मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए कम आ जा रहा है। तो x बढ़ेगा मतलब क्या हुआ मेरे भाई, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे फील ले सकते हो मेरे,
बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है, समझ में। और हम तुमको सच बताएंगे मेरे भाई, सच के सिवा कुछ नहीं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नाम लाइन पढ़े हो? लेकिन डायमंड कंडक्ट करता है क्या? डायमंड नहीं कंडक्ट करता मेरे भाई, ये कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर होता क्या है मेरे भाई, इसमें एक कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाता है, ये भी लाइन पढ़े होंगे। और डायमंड में एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और कार्बन में, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। अब हमको बताओ कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, sp2 बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कि sp3? ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं, sp2 ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है मेरे पास, इसीलिए इसको तोड़ने में क्या लगा था? ज्यादा एनर्जी लग रहा था। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा मेरे भाई? बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? sp2 का ज्यादा होता है sp3 से, इसीलिए x का वैल्यू ग्रेफाइट में क्या चीज था? ज्यादा। उसको बॉन्ड तोड़ना मुश्किल काम। ऑनलाइन वालों फील कर पा रहे हो चीजों को? यस या नो चैट पे जवाब दो। यस, वेरी गुड। तो मेरे भाई इसीलिए इसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। और आपको दिखाई दिया बॉन्ड इसका ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। फील कर पाए चीजों? एक मेथड हुआ फील करना, बढ़िया से बुझा गया मेरे में। ये एक फीलिंग है, एक दूसरा फीलअप आता है। केवल एक चीजों पर स्टिक नहीं रहना है मेरे भाई। जितना ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आप सक्सेस पाओगे। समझ में आया? चीजों को एक्सप्लोर करो, खूब पढ़ो मेरे भाई, जो बुक आए इसको पढ़ दो। जिंदगी में और क्या किताब लेना है, रीड करना है। आप लोग क्या रीड करते हैं मेरे भाई? फेसबुक, इंस्टा, बुक रीड करने की आदत डालो। बुक तो रीड करने के ऊपर क्वेश्चन तो मेरे भाई क्वेश्चन बनाने में अगर दिक्कतें आती तो आप डीपीपी इसीलिए दे रहे हैं ना कि आप जैसे पढ़ाया उसका डीपीपी उससे रिलेटेड हो, उसको बनाओ आप जाकर, अब अच्छा लगेगा ना। अब क्या करते हैं, चीन के बात पढ़ते होते, आज जो बोले गए वो कंबशन वाला डेटा, क्या क्या बातें हम बोल रहे हैं वो सब कैसे रिलेट हो, 4 दिन के बाद नहीं रिलेट होगा। आज जाके रिलेट करोगे तो रिलेट होगा, फिर एक वीक तक के लिए रिलेट होगा। आप एक वीक के अंदर मेरी वैसे 60 क्वेश्चन लिखने बैठे 12 बजे, 2 बजे तक टारगेट कर रहे थे, बनाते बनाते 6 बज गया, फिर 6 बजे सो गए, फिर 2 घंटा के बाद लगाना बैठे, फिर जाके 12 बजे उठे। कैसे करोगे? करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, फिर एक टाइम के बाद आप फास्ट हो जाएंगे। एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि क्वेश्चन देखेगा और जवाब देंगे उसको, होता है ऐसा। समझ में? अगर आप जो बोर्ड में सवाल दे रहे हैं ना मेरे भाई, तो माइंड में उसी टाइम में सॉल्व भी कर लेते। ये डेवलप होगा एक टाइम के बाद, लेकिन आपको उसके लिए स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ेगा। समझ आया? ठीक है। इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन मेरे जाने के लिए एनर्जी डायग्राम्स। एनर्जी डायग्राम्स, ये वाई एक्सिस में एनर्जी, लास्ट एक चीज और बस बताएंगे आपको, कैलोरीफिक कर दें 5 मिनट हो जाएगा, आज का लेक्चर नहीं बैठ करेंगे। एनर्जी है मेरे भाई, और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कैसे होगा मेरे भाई, चाहे ग्रेफाइट लो चाहे डायमंड लो, दोनों का प्रोडक्ट क्या है? सेम CO2 H2O सब में सेम मिलेगा मेरे। तो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या है? CO2। प्रोडक्ट क्या है मेरे भाई? CO2। लेकिन मेरे भाई जो एनर्जी गैप, जो रिलीज्ड एनर्जी है किस पे ज्यादा है? डायमंड में
या फिर ग्रेफाइट डायमंड में जाना। तो मेरे भाई एक लाइन और एक दूसरा लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये, इसमें से एक ग्रेफाइट का है डायमंड का है, तो आप ही हमको बताना कौन वाला डायमंड का है कौन वाला ग्रेफाइट का। ऊपर वाला डायमंड का है तो ऊपर वाला ग्रेफाइट का, ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं। ऊपर वाला और कोई जवाब, और कोई जवाब दे रहे हैं? दो स्टूडेंट जवाब देना चाह रहे हैं। ऊपर वाला जवाब आ रहा है अनिशा का डायमंड का है, और बाकी लोग ग्रेफाइट। हमको ये बताओ ज्यादा एनर्जी किस पे रिलीज हुआ? किस पे रिलीज हुआ डायमंड। ये भी तो डेल्टा एच कंबशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी गैप कोई क्या बोलते हैं, जो रिलीज्ड एनर्जी है उस पे डेल्टा एच कंबशन ये भी है। लेकिन सिर्फ हमको ग्रेफाइट में कम मिल रहा है, तो नीचे वाला ग्रेफाइट का है, ऊपर वाला डायमंड का है। और मेरे जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसका स्टेबिलिटी कम होता है। देख पा रहे हो डायमंड ऊपर है, तो ये बातें मेरे भाई एनर्जी डायग्राम से कैसे फिल कर पाए। तो ज्यादा एनर्जी किस पे रिलीज हुई है मेरा डायमंड पे, उसका मेहनत आया करो मेरे को, सोच के समझ के दिमाग से जवाब। हाँ अनीशा का जवाब बिल्कुल सही था, ऊपर वाला डायमंड का है। समझ आ गया? चलो मेरे भाई दो एप्लीकेशन हम लोग डिस्कशन किए। पहला एप्लीकेशन था डेल्टा एचआर निकालने का, दूसरा हम लोग का क्या चीज था, हम लोग स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे थे। दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन मेरे भाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू जो प्यार से सीवी बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। लिखो इसमें एक लाइन, कैलोरीफिक वैल्यू में एक लाइन लिखो मेरे भाई। पहले लिख लीजिए इसको, फिर बनाते रहिएगा डायग्राम में, मिटाई नहीं है उसको। कैलोरीफिक वैल्यू amount of energy released, amount of energy released, amount of energy released when 1 gram of substance is completely burnt. Amount of energy released when 1 gram of substance is completely burnt in excess of oxygen. In excess of oxygen. यही डेफिनेशन आप लिखवाएंगे कंबशन का भी, उसमें डिफरेंस क्या है दोनों डेफिनेशन में? यस 1 ग्राम का डिफरेंस है, वहां पर 1 मोल था, पढ़ो। तो 1 मोल में मेरे भाई, 1 मोल में आपको कितना एनर्जी रिलीज हो रहा था? डेल्टा एच कंबशन के बराबर हो रहा था। तो मेरे भाई 1 मोल में कितना मास होगा? मॉलिक्यूलर मास के बराबर, यानी कि 1 ग्राम में क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। तो 1 ग्राम में डेल्टा एच कंबशन रिलीज हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो 1 ग्राम में कितना रिलीज होगा मेरे भाई? बोलो जल्दी से। डेल्टा एच बाई एफ, डेल्टा एच कंबशन बाई क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि इसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं मेरे भाई। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि नेगेटिव में हम लोग नहीं बात करेंगे इसको। माइनस कैलोरी डेल्टा एच कंबशन नेगेटिव होगा या रिलीज एनर्जी होगी, इसको बाहर में क्या मल्टीप्लाई कर दिए? माइनस, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे? मोलर मास से या मॉलिक्यूलर मास से। किससे डिवाइड कर देंगे मेरे भाई? मॉलिक्यूलर मास। यही क्या कर दिया? कैलोरीफिक वैल्यू। इससे पता है क्या पता लगाते हैं मेरे भाई? जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे बढ़िया फायदेमंद चीज है हम लोग के लिए। यस या नो? गाड़ी का इंजन में बात करना चाहते हैं
तो अगर गाड़ी है तो जितना ज्यादा फ्यूल से हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, उतना ज्यादा उस व्हीकल का, उस इंजन का एफिशिएंसी होगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कम रिलीज, ज्यादा चाहेंगे मेरे। हर बात समझ, यानी जिसका कैलोरीफिक वैल्यू जितना ज्यादा होगा मेरे में, उतना बढ़िया है। बातें समझ में आ रही? तो जिसका इसीलिए मेजर क्या है कैलोरीफिक वैल्यू से। और मेरे में टोटल जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू। लिखो, among all the compounds, among all the fuels लिखो चाहे, among all the fuels H2 gas has highest calorific value. H2 gas has highest calorific value. हाइड्रोजन का ही क्या होता है मेरे में सबसे ज्यादा होता है। आया बात समझ, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हाँ, among क्या लिखा है मेरे में, all the fuels, conventional fuel लिखो। कन्वेंशनल का मतलब क्या होगा, जो खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद। समझ में आया? कन्वेंशनल का मतलब क्या होगा, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं हो। तो अमंग ऑल कन्वेंशनल फ्यूल में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? सबसे बढ़िया फ्यूल कौन सा है? H2 फ्यूल, हाइड्रोजन गैस। हाँ, अब अगर हाइड्रोकार्बन्स पे देखेंगे, अमंग हाइड्रोकार्बन्स, अमंग हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या समझते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, तो जिसमें परसेंटेज हाइड्रोजन ज्यादा होगा ना, परसेंटेज हाइड्रोजन ज्यादा होगा, उसी का कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, उसी का कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मेरे बता सकते हो कैलोरीफिक वैल्यू का ऑर्डर C2H2, इथाइल, इथाइल, इथीन और मेरे भाई इथेन, किसका सबसे ज्यादा होगा कैलोरीफिक वैल्यू? C2H6 का। समझ आया मेरे भाई? ये सब सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे तो बन जाएगा पक्का, गारंटेड। आज के लेक्चर पूरा सब कुछ समझ में आ गया। घर में जाके क्या करना है, सबको रीड कर लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से। सवालों को भी रीड करना है, जैसे थ्योरी को रीड करते हैं वैसे सवाल को भी रीड करेंगे, और फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को बनाने, और फिर खुशियां मनाएंगे मेरे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।